नमस्कार, मैं हूं प्रगति वाजपेयी और आप देख रहे हैं मनी 9। शाम के 4 बजे वक्त होता है पर्सनल फिनेंस का, और जब दिन सोमवार का हो तब हम बात करते हैं टैक्स की। कई सारे लोग होते हैं जो विदेश आते जाते रहते हैं। क्या सभी लोग एनआरआई यानी नॉन रेसिडेंट इंडियन होते हैं? किन लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एनआरआई मानता है? क्या एनआरआईज को भारत में होने वाली इनकम पर टैक्स देना होता है? अगर हाँ, तो इन लोगों के पास टैक्स बचाने के तरीके क्या होते हैं? उन्हें कब इनकम टैक्स रिटर्न भरने की ज़रूरत होती है? एनआरआईज को लेकर टैक्स का नियम क्या कहता है? इन सभी बातों पर आज अगले आधे घंटे तक हम बात करेंगे, और इस बातचीत पर हमारे साथ होंगे सीए मनोज लांबा, जो कि को फाउंडर हैं बिज ज्ञान के। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनी 9 पर। हमें अपना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज जी से हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। उससे पहले मैं अपने दर्शकों से बता देना चाहती हूँ कि जैसा कि हमने बताया कि आज हम बात करेंगे एनआरआईज पर लगने वाले टैक्स की। अगर आपके पास कोई भी सवाल है इससे जुड़ा हुआ, तो आप हमें सीधे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करने के लिए आपके पास नंबर है 9311121874। इसके अलावा आप money9query@tv9.com पर हमें मेल भी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी आप अपने सवाल हमसे रियल टाइम में पूछ सकते हैं। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप जाकर के अपना सवाल सीधे हमसे पूछ सकते हैं, और हम वो सवाल मनोज लांबा जी के सामने रखेंगे और आपकी उस क्वेरी को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, आपको रियल टाइम में आंसर देंगे। और अगर आप अपने जब तक हमारे पास सवाल भेजते हैं, तब तक हम अपनी बातचीत, जो हमारे कुछ सवाल हैं, वो हम मनोज जी से पूछते हैं। तो मनोज जी, सबसे पहले तो जैसा कि हमने बताया कि कई सारे लोग होते हैं जो विदेश जाते हैं आजकल, ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। लेकिन कौन है जिसको कि एनआरआई यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडियन माना जाता है? अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स एक्ट किन लोगों को एनआरआई की कैटेगरी में कंसिडर करता है? पहले तो मनी 9 के सभी व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत अच्छा सवाल और बहुत अच्छा विषय आज आपने उठाया है कि कौन लोग एनआरआई माने जाएं। तो इसके लिए हमारे इनकम टैक्स अधिनियम में धारा 6 है, जिससे ये पता चलता है कि कौन व्यक्ति रेजिडेंट इन इंडिया है, कौन नॉन रेजिडेंट इन इंडिया है। कोई भी व्यक्ति जिसका भारत में 182 दिन वो पिछले वर्ष में अगर रहा है, 182 दिन या 182 दिन से अधिक, वो भारत में रेजिडेंट। अगर आप पिछले वर्ष में 182 दिन भारत में नहीं रहे, तो पिछले 4 सालों में अगर आप 365 दिन या पिछले हाल में 60 दिन भी भारत में रहे हैं, तो भी आप भारत में रेजिडेंट रहे। अगर कोई व्यक्ति इन कंडीशंस को सेटिस्फाइड नहीं करता है, यानी कोई व्यक्ति ऐसा है जो भारत में पिछले वर्ष 182 दिन से कम रहा है, तो ऐसा व्यक्ति का जो इनकम टैक्स के लिए स्टेटस होगा वो एनआरआई का हो जाएगा। तो यानी कि एनआरआई की कैटेगरी के लिए सबसे पहली और सबसे बड़ी जो शर्त है वो ये है कि वो इंसान इंडिया में पूरे साल में 365 डेज होते हैं, उसमें से 182 डेज से अगर कम रहता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको एनआरआई कंसिडर करेगा। एम आई राइट सर? अच्छा सर, ये तो बात हुई कि कौन एनआरआई होता है। कई तरह की इनकम होती हैं, तो मुझे ये जानना है कि एनआरआईज को किन किन सोर्सेज से इनकम होगी और उनकी किस तरह की इनकम टैक्सेबल होती है। देखिए, पहले ये समझना पड़ेगा कि रेजिडेंट और एनआरआई की इनकम को इनकम टैक्स किस तरह से अलग अलग करता है। हमारी, अगर मैं रेजिडेंट हूं, भारत में निवासी हूं, तो मेरी होल वर्ल्ड इनकम पे टैक्स लगेगा, टोटल ग्लोबल इनकम पे टैक्स। लेकिन अगर मेरा स्टेटस एनआरआई का है, मैं नॉन रेजिडेंट इंडिया हूं, तो मैंने ये देखना है कि कौन सी इनकम इंडिया में रिसीव्ड हुई है, कौन सी इंडिया में एक्यू हुई है, कौन सी इनकम इंडिया में अराइज हुई है। इसके अलावा इनकम टैक्स अधिनियम यह भी कहता है कि कोई इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है, डीम टू बी अराइज इन इंडिया है, डीम टू बी एक्यू इन इंडिया है, तब भी हम टैक्स ले लेंगे। अगर इसे लेमैन भाषा में मैं समझाऊं, तो कोई भी इनकम एनआरआई को जो भारत से उदय हो रही है, भारत में प्राप्त हो रही है, भारत से अराइज हो रही है,
उस पर एनआरआई को टैक्स देना है। उस इनकम का शेप कुछ भी हो सकती है, वो वेतन भी हो सकता है, वो किराया भी हो सकता है, वो ब्याज भी हो सकता है, वो लाभांश भी हो सकता है, वो कैपिटल गेन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेन चीज जो हमें देखनी है वो ये देखनी है क्या वो भारत में रिसीव हुई है या भारत से एक्यू और अराइज हुई है या नहीं। ओके, तो जो भी टैक्स लगता है उसके लिए पहले तो आपने मुझे बताया कि 182 डी की कैटेगरी मतलब जो है वो कंडीशन पूरी होनी चाहिए। सेकंड चीज़, हमारी हम जब एनआरआईज के ऊपर टैक्स लगाते हैं या जो भी एनआरआई, तो उनको ये देखना होता है कि उनकी जो इनकम है वो इंडिया से जनरेट हो रही है और इंडिया में ही खर्च हो रही है। इज इट सो? इंडिया से अराइज होनी चाहिए, खर्च कहाँ हो रही है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, अगर अराइज। आपने इंडिया में कुछ प्राप्त किया है, इंडिया से कुछ पैदा हुआ है, या इंडिया में कुछ इक्यू हुआ माना गया है, तो इंडिया में टैक्स देना है। खर्च कहाँ हो रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कमाया कहाँ गया ये इंपॉर्टेंट। अच्छा सर, जैसा आपने बताया कि इंडिया में अगर उनको कमाई हो रही है तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। व्हाट अबाउट कि जो नॉन रेसिडेंट इंडियन है वो विदेश में जो कमाई कर रहे हैं उस पर उन्हें भारत में टैक्स देना होगा कि नहीं? कई बार ये देखा जाता है कि लोग वहाँ से काफ़ी अच्छा कमाई करके आते हैं, तो यहाँ पर फिर उस पर कैसे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? देखिए, अगर आपने विदेश में जो कमाया था और आप एनआरआई थे, अगर आपने विदेश में उस इनकम पे टैक्स दे दिया है, तो अब आप उस इनकम को इंडिया में ला रहे हैं। सिर्फ इंडिया से कमाई नहीं गई, वो कमाई कहां से गई है, हिंदुस्तान के बाहर से कमाई गई है। तो अब सिर्फ हम इंडिया में रेमिट कर रहे हैं। अगर आप बाहर उस इनकम पे टैक्स पे कर चुके हैं तो दोबारा यहां पर टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं है, वो केवल रेमिटेंस मनी। ओके, तो अगर आपने बाहर से कमाई की है और उसके लिए टैक्स वहाँ पर कट चुका है तो आपको यहाँ पर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको सिर्फ रेमिटेंस देना होगा। सर, एक और चीज़ है कि एनआरआईज और रेसिडेंट यानी कि जो लोग इंडिया में रहते हैं उनके लिए टैक्स रूल्स एक ही हैं या कुछ अलग हैं? देखिए, जहां तक बात है रूल्स की, बेसिक टैक्स एग्जम्पशन की बात जो हम करते हैं, जो पहले 2,50,000 रुपए तक की इनकम एग्जेम्प्ट होती थी और अब वो बढ़ा के नई रिजीम में 3 लाख रुपए तक कर दी गई है, वो रूल जो है सभी के लिए सेम। तो कोई भी व्यक्ति अगर एनआरआई है या रेजिडेंट है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे बेसिक टैक्स एग्जम्पशन क्या होगी। बेसिक डिफरेंस यही है कि अगर आप रेजिडेंट इन इंडिया है तो आपको ग्लोबल इनकम पर टैक्स देना है, और अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो उसी इनकम पर टैक्स देना है जो इंडिया में एक्यू, अराइज या रसी हुई। अच्छा सर, एक चीज़ है कि आपने कई सारे इनकम सोर्सेज बताए कि स्टॉक मार्केट से भी हो सकता है कि उनको रियल स्टेट से हो सकता है कि उनकी इनकम जो है वो इंटरेस्ट से हो। तो ये इन सभी तरह की जो डिफरेंट सोर्सेज से इनकम होती है उस पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होता है कि एक ही उनके लिए भी जो डिसाइडेड टैक्स स्लैब में जिसमें वो आएंगे उसी हिसाब से उनको टैक्स पे करना पड़ेगा? जर्नली को थोड़ा आसान बनाते हैं, दर्शकों को एक उदाहरण से मैं समझाता हूँ। एक व्यक्ति हिंदुस्तान छोड़कर अमेरिका में जाकर सेटल हो गया, लेकिन हिंदुस्तान में उसका एक मकान था, जो मकान अब उसने किराए पे दे रखा है। अब जो मकान उसने किराए पे दे रखा है, उस मकान पर जो इनकम अराइज हो रही है वो हिंदुस्तान में इक्यू और अराइज हो रही है। तो ऐसी इनकम पे आपको टैक्स देना है। सेम वे में हिंदुस्तान में आपने कोई शेयरों में निवेश कर रखा है, हिंदुस्तान में आपके वो ब्याज की इनकम आ रही है, हिंदुस्तान में आपका कोई व्यवसाय चल रहा है जो हिंदुस्तान से इक्यू और अराइज हो रहा है, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसी कोई भी इनकम, चाहे वो किसी भी शेप में है, जो हिंदुस्तान से हो रही है, चाहे आप हिंदुस्तान में नहीं रहते, लेकिन इक्विवल राइज अगर हिंदुस्तान से है तो आपको टैक्स देना है, चाहे आप एनआरआई ही क्यों नहीं। तो किसी भी सोर्स से आपको इनकम होती है, अगर आप एनआरआई हैं तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। सर, ये तो बात हुई कि टैक्स रेट किस तरह से होगा, टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन जैसे कि हमारे यहाँ के रेसिडेंट होते हैं तो उनके लिए कुछ होता है कि इस स्लैब तक अगर आप आते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपको स्ट्रेट छूट मिल जाती है। एनआरआईज के लिए भी ऐसा कोई रूल है, या दूसरे शब्दों में बोलूँ तो एनआरआईज को कब इनकम टैक्स भरने की ज़रूरत होती है? देखिए, जिस किसी की भी इनकम मिनिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, जो पहले 2.5 लाख रुपए था, अब न्यू टैक्स रिजीम में बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है, वहां तक किसी व्यक्ति को कोई कर देने की जरूरत नहीं है, चाहे वो रेजिडेंट है चाहे वो नॉन रेजिडेंट। लेकिन यहां पर एक बेसिक डिफरेंस ये है कि हमारे यहाँ पे एक धारा है, धारा 87A।
जिसके दौरान हम 12,500 रुपए का ओल्ड टैक्स रिजीम में और 25,000 रुपए का न्यू टैक्स रिजीम में करदाता को फायदा देते हैं। यानी उनकी इनकम पर अगर 25,000 रुपए तक टैक्स बन रहा है नई स्कीम में, तो उन्हें वो टैक्स देने की जरूरत नहीं होती। और अगर उन्होंने पुरानी टैक्स स्कीम को ऑप्ट किया है तो 12,500 रुपए तक टैक्स देने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपका स्टेटस एनआरआई का है तो आपको धारा 87A का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी 2.5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए है, जैसे ही इनकम आपकी एक्सीड करेगी, भारत में कर देने का दायित्व आपका शुरू हो जाएगा। ओके, तो जहाँ रेसिडेंट इंडियंस को एक पर्टिकुलर अमाउंट तक छूट मिलती है और एक स्ट्रेट छूट मिल जाती है कि अगर आपकी टैक्स देनदारी कुछ 25,000 रुपये या ओल्ड टैक्स रेजिम में आप आए हैं तो 12,500 रुपये तक है तो आपको छूट मिल जाती है। लेकिन अगर आप एनआरआई हैं तो आपको वो छूट नहीं मिलेगी, आपको टैक्स गवर्नमेंट के पास में जमा करना पड़ेगा। सर, एक और चीज़ है कि इनकम टैक्स जो रिटर्न होते हैं उसके कई सारे फॉर्म्स होते हैं, ITR 1 से लेकर के ITR 6 तक के। जब बात एनआरआईज को की होती है तब उनको कौन सा फॉर्म चूज करना होगा, कौन सा फॉर्म भरना होगा? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने प्रगति जी कि हमारे 6 फॉर्म है ITR 1 से लेके ITR 6। हालांकि ITR 7 भी है जो ट्रस्ट के लिए है। हमें यहाँ पर बात करें ITR 1 और ITR 4 की, अगर तो ये फॉर्म सिर्फ रेजिडेंट इंडियंस पर एप्लीकेबल होते हैं, नॉन रेजिडेंट पर एप्लीकेबल नहीं होते। तो नॉन रेजिडेंट इंडियन फॉर्म नंबर 1, जिसे हम सहज कहते हैं, और फॉर्म नंबर 4 सुगम में अपनी रिटर्न नहीं भर सकते। उन्हें कौन से फॉर्म में भरनी है? या तो 2 में, या 3 में, या 5 में, या 6 में। अगर उनकी बिजनेस इनकम है तो ITR 3 में अपनी विवरणी वो दाखिल करेंगे। अगर बिजनेस के अलावा किसी और हेड से इनकम है, कैपिटल गेन है, सैलरी है, रेंट है, डिविडेंड है, तो ITR 2 में वो अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। और 5 और 6 कब फाइल करेंगे? अगर कोई नॉन रेजिडेंट कंपनी या नॉन रेजिडेंट फर्म। इंडिविजुअल की आज हम बात कर रहे हैं तो इंडिविजुअल को या तो 2 और 3 में रिटर्न भरनी होगी। बिजनेस इनकम है तो 3, बिजनेस इनकम नहीं है तो 2। 1 और 4 का प्रयोग वो नहीं कर सकते। तो एनआरआईज हैं तो बहुत ही स्ट्रेट, जो एक सीधे शब्दों में कहें तो अगर आप एनआरआई और आपको टैक्स लायबिलिटी बन रही है तो आपको फॉर्म 1 और 4 नहीं पिक करना है, बल्कि 2, 3, 5 और 6 इस तरह के। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो 2 और 3 करेंगे, और अगर आप बिजनेस से अर्न कर रहे हैं तो आपको 5 और 6 का इस्तेमाल करना होगा। सर, टैक्स का नाम आता है तो साथ ही साथ हम एग्जम्पशंस और डिडक्शंस भी मिलते हैं। जो रेसिडेंट इंडियन होते हैं उनके लिए तो अब हम काफ़ी सारे पॉपुलर हो चुके हैं। जो नॉन रेजिडेंट हैं उनको भी क्या, जैसे हम कहें ATC, ATD, ATE या 24B, इन्हीं के तहत डिडक्शंस और एग्जम्पशंस मिलते हैं या इनके लिए कुछ अलग रूल्स और रेगुलेशंस हैं? देखिए, आज नया हिंदुस्तान डिडक्शन लेस और एग्जम्पशन लेस आयकर की तरफ बढ़ रहा है। अभी हमने लास्ट ईयर बजट में न्यू टैक्स रिजीम नाम की एक चीज लागू कर दी। न्यू टैक्स रिजीम क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आप नए स्कीम को ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको डिडक्शन और एग्जम्पशंस नहीं मिलेंगी, पर कर की दर कम होगी। लेकिन आप चाहें तो ओल्ड टैक्स रिजीम में भी रह सकते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में हमें बहुत सारी छूट्स मिलती हैं, ATC, ATD, HRA, 24, ATU, ATT। लेकिन NRI में ये देखना पड़ेगा, इनमें से कुछ छूट जो है हमारी, वो रेजिडेंट को मिलती हैं, कुछ बोथ को मिलती हैं, कुछ सिर्फ नॉन रेजिडेंट को मिलती हैं। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सी छूट सभी के लिए है और कौन सी सभी रेजिडेंट के लिए है। इसके लिए आपको सेक्शन स्पेसिफिक स्टडी करनी पड़ेगी। आज इतने 15 मिनट के शो में मैं इसका आंसर नहीं दे सकता। केवल एक स्टिक जवाब है कि आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सी छूट मिलनी है, कौन सी नहीं मिलनी, क्योंकि हर एक छूट नॉन रेजिडेंट को नहीं मिलती। तो नॉन रेजिडेंट को हर एक छूट नहीं मिलती, लेकिन डेफिनेटली कुछ छूट हैं जो मिलती हैं, और ये केस टू केस वेरी करेगा। आपको हर एक केस को एवेलुएट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको बताया जा सकता है। तो इसे जर्नलाइज नहीं कर रहे हैं, मनोज लांबा जी ऐसा बोल रहे हैं। अगर आपके पास है, आप अपने स्पेसिफिक केस को जानना चाहते हैं कि किस तरह की छूट मिलेगी और क्या होगा, तो आप हमारे पास सवाल भेज सकते हैं। सवाल भेजने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ। जब तक आप सवाल भेजते हैं, सर एक और चीज़ होती है, हम टैक्स भरते हैं और फिर आता है कि एडवांस टैक्स भी भर देते हैं। तो एनआरआईज के पास भी ऑप्शन होता है कि क्या वो एडवांस टैक्स भर सकें, और अगर है
उनके पास ये ऑप्शन, तो उनके लिए टाइमिंग क्या होती है, कब वो भर सकते हैं? प्रगति जी, मैं आपके सवाल को थोड़ा सा ठीक करना चाहूंगा। एडवांस टैक्स ऑप्शन नहीं है, एडवांस टैक्स कंपल्जन है। इट इज नॉट ऑप्शन, इट इज कंपल्जन। अगर आपकी आमदन पर जो कर बनता है सालाना 10,000 रुपए से ज्यादा बनता है, तो चाहे आप निवासी हैं चाहे आप गैर निवासी हैं, तो आपको अपनी इनकम पर कर का जो भुगतान करना है वो एडवांस टैक्स के रूप में करना है। पे एज यू अर्न, जैसे जैसे कमाओगे वैसे वैसे भरना है। और सरकार ने इसके लिए 4 डेट निर्धारित कर रखी हैं: 15/6, 15/9, 15/12, 15/3। इन 4 किस्तों में आपको अपनी इनकम पर जो भी कर का भुगतान बनता है वो एडवांस टैक्स के रूप में भरना पड़ेगा। लेकिन कब? जब आपकी कर का दायित्व 10,000 रुपए से ज्यादा है। तो इट्स माय बैड, ये कंपल्शन है, कोई ऑप्शन नहीं। अगर आप 10,000 से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं तो डेफिनेटली, चाहे आप एनआरआई हैं चाहे रेसिडेंट इंडियन हैं, आपको ये एडवांस टैक्स पे करना ही पड़ेगा। सर, रेजिडेंट इंडियन की तरह एनआरआईज का भी टीडीएस डिडक्ट होता होगा क्या? उनके पास टीडीएस की जो कटौती होती है, इसको कम करने का या ज़ीरो करने का कोई तरीका होता है? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। एनआरआई की अगर हम बात करें तो एनआरआई के लिए भी हमारे इनकम टैक्स एक्ट में स्रोत पर कर काटने के प्रावधान हैं। लेकिन एनआरआई की दशा में नॉर्मल टीडीएस रेट से टैक्स नहीं कटता है। इसके लिए हमारे इनकम टैक्स अधिनियम 1961 में एक सेपरेट धारा है, जिस धारा का नाम है धारा 195, 195, जिसमें एनआरआई को की जाने वाली पेमेंट्स पर किस दर से टैक्स काटा जाएगा वो प्रिस्क्राइब्ड किया है। जैसे कि आपकी रेंट की इनकम है तो किस रेट से टैक्स कटेगा, ब्याज की इनकम है किस रेट से टैक्स कटेगा, रॉयल्टी की इनकम है किस रेट से टैक्स कटेगा, सैलरी की इनकम है किस रेट से टैक्स कटेगा, डिविडेंड है किस रेट से टैक्स कटेगा, कैपिटल गेन है किस रेट से टैक्स कटेगा। लेकिन साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि जो ये रेट हैं, अगर इस रेट से मेरी इनकम पर कर काट लिया गया तो काफी सारा अमाउंट ज्यादा चला जाएगा, तो इसकी व्यवस्था भी भारत सरकार ने धारा 195 में ही कर रखी है, जिसके लिए आप अपने आयकर अधिकारी को एक चिट्ठी लिखकर आग्रह कर सकते हैं कि मेरी इनकम पर अगर निर्धारित दर से टैक्स काट लिया जाता है तो काफी बड़ा अमाउंट विद होल्ड हो जाएगा, मेरे पास से चला जाएगा। इसलिए मेरी इनकम पे जो रियल टैक्स बनता है वही टैक्स आप काटिए, ज्यादा ना काटिए, निर्धारित दर से ना काटिए। लेकिन इसके लिए आपको गुहार लगानी पड़ेगी, और गुहार लगाने के लिए आपको आयकर महोदया को चिट्ठी लिखनी पड़ेगी। उस चिट्ठी से अगर वो सहमत होता है कि आप जो कह रहे हैं ठीक है, तो वो आपकी चिट्ठी पर मोहर लगा सकता है और आपको ये अनुमति दे सकता है कि आपकी इनकम पर जो कर डिडक्ट होगा वो कम रेट से होगा या नहीं होगा। ओके, तो जो एनआरआईज होते हैं उन पर टैक्स कटता है और हर एक की रेट अलग अलग हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जो टीडीएस कट रहा है वो टीडीएस ना कटे या कम कटे, तो इसके लिए आप धारा 195 के तहत अपने टैक्स ऑफिसर को एक लेटर लिख सकते हैं। मनोज जी, आपने ये बताया कि टैक्स के लिए टैक्स रेट कम हो जाए या बिल्कुल ही ना कटे, इसके लिए लेटर लिखा जा सकता है, और उसके अप्रूव होने पर अगर वो मान जाते हैं तो आपका टैक्स लायबिलिटी ज़ीरो भी हो सकता है टीडीएस का, या फिर हो सकता है टैक्स थोड़ा सा कम कटे। तो ये जो लेटर लिखा जाएगा, क्या इसके लिए किसी तरह के हमें कोई डॉक्यूमेंट्स देने होंगे या कोई प्रूफ देना होगा? अपने केस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या कुछ करना होगा? कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है क्या इसकी? देखिए, इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। उस ऑनलाइन फॉर्म में आपको अपनी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम देनी है, अपनी कर की गणना देनी है। क्यों कह रहे हैं कि आप मेरा जो टैक्स है वो निर्धारित रेट के टैक्स से कम बनता है, उसका प्रमाण, उसका संशय आपको अपने कर निर्धारण अधिकारी को देना है। कर निर्धारण अधिकारी अगर आप द्वारा दिए गए प्रमाणों या साक्ष्यों के बेस पर अगर ये सहमत है कि इस पर कर कम दर से कटना चाहिए
या बिल्कुल नहीं कटना चाहिए, तो इसकी अनुमति वह आपको दे देगा।